जय जिनेन्द्र। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं जय आज की जिनेन्द्र। क्लास। जय जिनेन्द्र। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है द अल्टीमेट ट्रुथ अबाउट डेथ। तो कल हमने समझा अपने जीवन के अंदर कि हमें होश की यात्रा करनी है या बेहोशी की यात्रा। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग मैसेज डालते हैं, पढ़ तो लेता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन रियलाइजेशन आ रहा है कि अगर मैं बेहोशी की यात्रा कर रहा हूं तो मैं क्या करूं। ठीक है जी। बेहोशी की यात्रा अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि मुझे में कहाँ कमी है। अगर मैं ये सोच पा रहा हूं कि मेरी जो यात्रा है उसमें बेहोशी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं होश में आ रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं अपनी कमी को खुद ढूंढ पा रहा हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को संतुलित कर पा रहा हूँ, तो मतलब मैं होश में आ रहा हूँ। और अगर मैं होश में आ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अवेकनिंग की तरफ मूव कर रहा हूँ। अवेकनिंग अवेकनिंग कब होती है? जब कोई चीज शेकनिंग होती है। जब हम शेक होते हैं तभी हम अवेक होते हैं। अगर खुद पे सवाल, तो गुस्सा किस पे आएगा? खुद पे। अगर मैंने ये सोचा कि मुझे काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, तो मुझे गुस्सा किस पे आएगा? स्वयं पे। स्वयं पे गुस्सा आ गया, स्वयं पे सवाल आ गया, तो मतलब मेरे पास क्या ऑप्शन बची उस टाइम पे? उस मूवमेंट पे मैं या तो उस चीज को खत्म करूंगा, खुद को करेक्ट करूंगा, और या फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहूँ, अपने आप को एक बहाना दूंगा। अब यहाँ पे दोनों ही चीज नहीं हो रही। ना मैं स्वयं को कोई बहाना दे रहा, ना मैं किसी चीज को खत्म कर रहा अपने जीवन के अंदर। अगर मेरे को अपनी गलती रियलाइज हो रही है तो मैं अवेक हो रहा हूँ। दैट मोमेंट मैं जागृत अवस्था के अंदर हूँ। फिर चाहे मैं पास्ट में क्या था, मैं क्या नहीं था, मुझसे कितनी गलतियां हुई, या किसी ने मेरे साथ कितना बुरा किया, ये चीज मैटर नहीं करती। उस मोमेंट पे मैं अवेक हो रहा हूँ, तो मतलब मैं अवेक हो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। और जब मैं जाग रहा हूँ तब मैं अपने जीवन का वास्तुकार हूँ। उस मोमेंट पे मैं अपने जीवन का वास्तुकार हूँ। मैं अपने जीवन को एक संरचना दे रहा हूँ, एक दिशा दे रहा हूँ, एक मार्गदर्शन दे रहा हूँ, और मैं अपने जीवन का निर्माता खुद हूँ। सीधी सीधी बात है। किस मोमेंट पे क्या घटेगा ये किसी को नहीं पता, राइट? बट एक चीज मुझे पता है, अगर मैं आज हूं ना, तो मेरे आज होना मेरे कल से रिलेट करता है जो मेरे पास्ट में था। और अगर मैं कल होऊंगा ना जिंदा, तो वो मेरे आज से रिलेट करेगा, राइट? आज जो मैं हूं, आज ही मैं अपने कल का निर्माण कर रहा हूं, और कल जो मैं था उसकी वजह से मैं आज हूं। अगर मैं इस बात को समझता हूं, तो मैं निर्माण कर रहा हूं या डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, ये मुझे डिसाइड करना है। मैं स्वयं का निर्माण कर रहा हूँ। मुझे शिकायत लेके अपने कल के साथ जीना है, मुझे रिवेंज रख के अपने माइंड में कल के साथ जीना है, मुझे होपलेस होके कल के साथ जीना है, मुझे सैडनेस रख के कल के साथ जीना है, या मुझे इन चीजों को आज खत्म करके कल अपने आप को डिफरेंट तरीके से जीना है। कल नए तरीके से मेरे को अपने आप को जीना है। मान लिया बदलाव सरल नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ती है। बिना शुरुआत के बदलाव घटेगा तो नहीं। अगर शुरुआत हो जाएगी तो बदलाव भी होगा, और शुरुआत नहीं तो फिर बदलाव भी नहीं। और शुरुआत के लिए ये भाव और ये विचार तो रखना पड़ेगा। शुरुआत के लिए भाव और विचार तो मेरे दिल में होना चाहिए कि भैया मैं क्या करूं, मैं कहां से स्टार्ट करूं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे अपने जीवन के अंदर जो बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, 0% तैयार, जो गलत करने में भी मजा लेते हैं, जिनको गलत करके ही मजा आता है, और जो दूसरों को क्रिटिसाइज करने में ही आनंदित रहते हैं। लेकिन जब मैंने उनको सिर्फ एक बात कही थी ना, एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वो कहता था कि अगर भगवान भी मेरे सामने आ जाए ना, तो मैंने इतने गुनाह कर रखे हैं कि भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। तो मैंने बोला उस व्यक्ति को, एज कितनी है आपकी? तो उसने बोला 42 ईयर। मैंने बोला 42 साल। उसने कहा हाँ। मैं कहा 42 साल आपने गुनाह किए, और कितने साल आप जीने वाले हो? तो उसने कहा कोई गारंटी नहीं है।
मैं कहा आपका प्लान तो होगा कुछ। कह रहा है प्लान के हिसाब से बात करें मैं तो 90 साल तक जीना चाहूंगा। तो मैंने कहा अभी आप 48 साल मतलब और जीना चाहेंगे? कह रहा हाँ। तो मैंने कहा एक काम क्यों नहीं करते हैं, तो अगले 42 साल को तो बदला जा सकता है। पिछले 42 साल के लिए माफी नहीं मिलेगी ये आप मानते हैं, लेकिन अगले 42 साल का रिवॉर्ड तो मिलेगा। इस बात को भी तो समझा जाता है। और अगर आप रिवॉर्ड लेने की बात कर रहे हैं तो आप बैलेंस तो कर सकते हो, रिवॉर्ड छोड़ के माफी तो ले सकते हो। आपने क्या किया पिछले 42 साल में? तो कहता है कि 42 साल में मैंने किसी का कुछ अच्छा नहीं किया। पहली बार किसी का बुरा कब किया था? उसने कहा जब मैं 15 साल का था। जिस मोमेंट में 15 साल का था मैंने पहली बार किसी का बुरा किया है। मैंने बोला 15 साल तो घटा ही दो 42 साल में से, इसको 42 साल का मतलब तो रखो मत। 42 रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने बोला 42 में से 15 साल घटा दो। तो आदमी कहता है घटा दिए, ठीक है 27 साल हुए। जब आपने स्वयं पे मंथन किया, जब आपने स्वयं पे विचार किया, उसी मोमेंट पे आप माइनस होने शुरू हो गए, ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या लगता है बुद्धिमानी से आपने किसी का बुरा कब किया? 23 साल की उम्र में। और घटा दो जी 7 साल। अब कितने साल बचे? 20 साल। 42 से 20 तो उसी मोमेंट पे आ गया ना। आपकी अवेकनिंग है। आप सोच के बैठे हो कि जब से मैंने जन्म लिया मैंने किसी का बुरा मैं सबका बुरा कर पाया, ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। ब्रेन ही आपको 14 के बाद मिला, दिमाग ही 14 की उम्र के बाद मिला। तो आपने अपने अंदर इस मनगढ़ंत कहानी को रखा हुआ है। 20 हो गए, हाँ। अब 90 में से भी 20 घटा दो, मान लो 70 साल ही जियोगे, कह रहे हाँ। तो अब बताओ बैलेंस कर सकते हो? मैं क्या करूं? मैंने आज तक हजारों झूठ बोले हैं, अब लाखों सच बोल दो। तब मैं आप जान के बुरा करते थे, अब बुरा करने से पहले विचार कर लो। आज वो आदमी ऐसा इंसान है जो साल में 30,000 पेड़ लगाता है और मेरी जान खा के रखता है। आज यहाँ पेड़ लगा रहे हैं, आज वहां पेड़ लगा रहे हैं, आज ऐसा कर रहे हैं, आज वैसा कर रहे हैं। 100% प्राकृतिक इंसान, जिसके मुंह से कभी गुटखा खाली नहीं हुआ, जिसके सारे दांत गुटके से खराब हो गए, आज उसके दांत शाइन करते हैं। नकली है तो क्या हुआ, शाइन करते हैं दांत उसके। जो खो दिया उसको पाया भी तो जा सकता है, जो टूट गया उसको रिकंस्ट्रक्शन भी तो किया जा सकता है, जो बीत गया उसको भूला भी तो जा सकता है। मुझे ये पता है कि मैं अपने आज आज जो मैं कर रहा हूं वो मैं अपने कल का निर्माण कर रहा हूं। प्रेजेंस में रह के हम भविष्य का निर्माण करते हैं, और अगर प्रेजेंस में रह के मैं भविष्य को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं कि एक दिन आएगा जब मैं उससे बदला जरूर लूंगा, क्या कर रहे हो? भविष्य में अपने भविष्य को भी खराब कर रहे हो और अपने आज को भी खराब कर रहे हो उस भूमिका के साथ। जब मैंने कहा कि मैं आज रह के अपने कल को बना रहा हूं, तो इसका मतलब मैं स्वयं की यात्रा कर रहा हूं। मैं वो यात्रा कर रहा हूं जहां पे मैं अपने जीवन को प्रबल शेप दे सकता हूं और खुल के कह सकता हूं कि मैं अपने जीवन का वास्तुकार हूं। मैं जैसा चाहूं मेरा जीवन वैसे ही चलेगा। पति खराब जी, पत्नी खराब जी, बच्चे खराब जी, सास खराब जी, सब खराब मेरे आसपास, मैं अपने आप को परफेक्ट क्या कर लूं? खराब में तो ज्यादा बढ़िया चमकोगे आप। जब सब खराब है तो आप ज्यादा अच्छे से राइज करने वाले हो। कमल कीचड़ में ही उगता है, ठीक है जी। और अंधेरे को चीरने के लिए रोशनी की एक किरण काफी होती है। आप में बदलाव आएगा तो साथ वालों में भी ऑटोमेटिक बदलाव आएगा, और नहीं भी आएगा तो ना सास परमानेंट, ना ससुर परमानेंट, ना पति परमानेंट, ना बच्चे परमानेंट। सबकी एक जरूरत है आपके साथ, आपकी भी सबके साथ एक जरूरत है। उस जरूरतों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। रोक के दिखाओ ना। बच्चा जब कहता है कि मेरे को एमबीए करनी है, बाहर जाना है, तो अच्छा जी पैसे नहीं भी होते तब भी उसको बाहर भेजते हैं। तो कहता है जी मेरे को लड़की पसंद आ गई, इससे शादी कर लूं, कर लो, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ की नागरिकता लेंगे, ठीक है जी वहीं रह लो। गए बच्चे, सास ससुर सारी जिंदगी साथ होते हैं। अगर आप रिश्ते को, जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो, स्वयं की यात्रा करते हो, तो आपकी लड़ाई हो ही नहीं सकती। किसी भी आदमी की एक ही कमजोरी है कि उसके लिए अपने माँ बाप हैं, लड़की के माँ बाप लड़की के माँ बाप नहीं है, राइट। लेकिन ये कमजोरी सिर्फ आदमी की है, औरत की नहीं है क्या? अगर औरत उस आदमी को रियलाइज करवा दे कि भैया तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप, तो उस आदमी की हिम्मत कि वो दूसरी साइड पे सोच भी पाएगा?
उसकी मजबूरी हो जाएगी वहां पे। और यही चीज आदमी के ऊपर भी होती है। अगर आदमी लड़की को रियलाइज करवा दे कि तेरे माता पिता मेरे माता पिता, ये सास बहू वाले झगड़े तो वही खत्म हो जाएंगे जिसमें आधी दुनिया पिसी हुई है। आज की डेट में आधी दुनिया पिसी हुई है इस झगड़े के अंदर। एक ही चीज तो एक्सेप्ट करनी है, तेरा मेरा हटा के मेरा मेरा ही करना है बस, और प्रॉफिट में ही जा रहे हो। सास ससुर कभी भी प्रॉपर्टी लेके नहीं जाते हैं, देके जाते हैं। ये ट्रूथ है एक, राइट। माँ बाप कभी भी प्रॉपर्टी लेके नहीं जाते हैं, देके जाते हैं। ये भी ट्रूथ है बहुत बड़ा। और हम किस बहाने में रहते हैं, कम ज्यादा, उसको ज्यादा इसको कम। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कम प्यार करता है, तो आप किसी को कितना प्यार करते हो उस बात पे जाओ। आप उसमें कमी तो ढूंढ रहे हो, लेकिन आप उसको प्यार कितना करते हो, अपने ऊपर मंथन करो। तब समझ में आया कि मैं जिस इंसान के अंदर कमी ढूंढ रहा हूं, अगर मैं उस इंसान के ऊपर अपना इनपुट ही लगा दूं तो क्या होगा। इनपुट लगाते तो आउटपुट बाहर आ जाएगा ना। इनपुट लगाते ही तो सिस्टम बदल जाएगा। ऐसी बहुत लेडीज देखी है मैंने जिनको क्रिटिसाइज होना पड़ता है अपनी फैमिली के अंदर, लेकिन वो अपना इनपुट नहीं छोड़ती। और कुछ समय के बाद, 4-5 सालों के बाद, वो उस घर की मालकिन होती है। और सास कहती है जी इसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा। ससुर कहते हैं जी इसने ही घर संभाल रखा है। आपके हाथ में अपना बसाना सिस्टम सारा का सारा। हम सिस्टम में कमियां ढूंढते हैं ऑलवेज, ठीक है जी। ऑलवेज कमी ढूंढते हैं हम सिस्टम के अंदर, और हम कभी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आज नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले 30% तो कांग्रेसी होंगे, 5% उसकी अपनी पार्टी के होंगे, लेकिन 15% पता कौन होंगे, जिन्होंने वोटर आई कार्ड भी नहीं बनवाया होगा, जिनका कोई लेना देना ही नहीं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं। वो बता रहे होंगे जी सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री हुआ है तुम हो, कहाँ अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। और अगर आपको गलती बतानी है तो गॉसिपिंग क्यों कर रहे हो। कब मना करा प्रधानमंत्री ने, तुम मुझे चिट्ठी नहीं लिख सकते। चिट्ठी लिखो 3 दिन में रिप्लाई आएगा, आज तक किसका नहीं आएगा। आप जन्मदिन में विश करोगे तो भी रिप्लाई आता है वहां से। हम वो हिम्मत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे अपने रिश्तों के अंदर। हम अपनी जिम्मेवारी उठाने की बात नहीं करेंगे। हम सिस्टम में कमियां ढूंढेंगे। वो सिस्टम मेरे परिवार में भी है, वो सिस्टम मेरी सोसाइटी में भी है, वो सिस्टम मेरे देश में भी है, वो सिस्टम वर्ल्ड वाइड है, मेरे फ्रेंड सर्कल में है, सब जगह पे है। मैं उस पूरे सिस्टम के अंदर कमी ढूंढूंगा, पूरे सिस्टम के अंदर। क्यों ढूंढूंगा कमी, क्योंकि जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो हो रहा है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो घट रहा है, इसलिए वो गलत है। गलत तो ये है कि मैं कहाँ सही हूँ। मैंने अपने पे विचार नहीं किया और दूसरे में कमी ढूंढी। किसी एक ने भारत में माँ बाप बनने की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन कहते हैं औलाद वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं। आपको पता है बच्चा कैसे पालते हैं, आपने ट्रेनिंग ली, आपने नियम समझे नहीं। वैसे आप समाज, नियम, जात पात, धर्म, सब कुछ इस बच्चे के ऊपर थोप देते हो। पैदा होते ही सारे रिश्ते थोप देते हो कि ये बुआ, ये मामा, ये चाचा, ये दादा। कभी उससे पूछा तेरे को कोई अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता। बेचारा जब तक बोलना नहीं सीखता तब तक बता ही नहीं पाता कि मुझे क्या अच्छा है। सब कुछ हम थोप देते हैं और हम फिर चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले। अगर आपकी एक व्यक्ति से व्यक्तिगत दुश्मनी होती है तो आप अपने बच्चे को भी उसमें झोंक देते हो कि चाची खराब थी, इस चाची ने हमारे साथ ऐसा किया था, उस चाचा ने हमारे साथ। हो सकता है उसके संबंध आपसे अच्छे ना हो, इस बच्चे के साथ अच्छे हो सकते थे, या इस बच्चे के उसके साथ अच्छे हो सकते थे। हम अपने संबंधों को भी अपनी जनरेशन में थोप देते हैं, हम अपनी दुश्मनी को भी अपनी जनरेशन पे थोप देते हैं, हम अपने प्यार को भी अपनी जनरेशन के ऊपर थोप देते हैं। हर चीज को हम लीपापोती करते हैं जीवन भर। और हाल वही होता है, जिस दिन मेकअप उतरता है ना, उस दिन असली चेहरा सामने आ जाता है। यही होता है ना जी। और जब शरीर छूटता है ना, तो हमारा असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है कि मैंने जीवन में किया क्या, जीवन भर मैंने किया क्या। जिस दिन बॉडी छूटती है उस दिन समझ में आ जाता है ये क्या घट गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया। फिर हम कहते हैं जी मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो अच्छा किया। जो आपके अच्छे की डेफिनेशन है उसमें सामने वाला कहाँ फिट हो रहा है। आप किसको अच्छा कहते हो, अपने आप को, क्योंकि आपने अपने आप को कन्विंस किया, या वो अच्छा है जो समाज ने आपको कहा। नहीं, अच्छा वो है
कि मैंने इंटेंशनली कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने जानबूझ के कभी किसी के बारे में अशब्द नहीं बोले, मैंने जानबूझ के किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने जानबूझ के कोई गलत काम नहीं किया, ये अच्छा हो सकता है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी सब में मेरा मेकअप, मेरी काया आ जाएगी, जिसको मैं कहता हूँ कि मैं तो ऐसा था जी, वो ऐसा था, मैंने तो सारी जिंदगी परमात्मा की भक्ति करी और गाली कितनी दी उसका तो हिसाब नहीं रखा, भक्ति कितनी करी उसका पूरा हिसाब रख लिया आपने, लोगों के बारे में बुरा कितना बोला उसका तो हिसाब नहीं रखा आपने, प्रसाद कितना चढ़ाया उसका हिसाब आपने पूरा रख लिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर से पे बैक लेना है और आप ये जानते हो पे बैक दे सकता है, गाली वाला क्या देगा आपको? वहां से तो दो गाली ही मिलेंगी, इसको याद रख के क्या करूंगा मैं? जिसको गाली देंगे वो गाली देगा ना, उसको याद रख के मैं क्या करूंगा? स्वयं की यात्रा में स्वयं ही गायब है हमारी यात्रा, और हमें ही नहीं आता पता कि हम कहाँ हैं। हम समाज बंधन, जात पात धर्म, पहले ही बहुत कुछ है हमारे पास, इनसे बच के रहना, क्रिटिसाइज ना होना, बैलेंसिंग रहना, पहले ही बहुत सारे चैलेंज है, इसके बीच में स्वयं को भूल जाना, बिल्कुल पूरे तरीके से स्वयं को भूल जाना, बुढ़ापे में 10-20 साल भगवान का नाम लेना और फिर मोक्ष की डिमांड कर लेना, जी मोक्ष दे दो। आपसे एक बंधन निभाया नहीं जा रहा और आप इसके ऊपर के बंधन की बात कर रहे हो कि मेरे को इस बंधन से मुक्त होना है। कितना बड़ा, कितना बड़ा झूठ हम अपने आप को हर रोज बोलते हैं कि मैं सही हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी बड़ा स्मार्ट है, ईश्वर गॉड जो भी है ना, वो बड़ा स्मार्ट है, उसने काम करा बहुत बढ़िया, हमें बनाया, आंखें बनाई, सुंदर प्रकृति दी और बोला देखो, हाँ, बट खुद गायब हो गया और बोला तुम्हें मुझे पाना है तो आंखें बंद करके नजर आऊंगा, अब कर लो क्या करोगे। आप समझे इस बात का मैसेज क्या है? आपको आंखें दे के वो खुद कहता है कि मुझे पाना है तो आंखें बंद कर लो, हम आंखें बंद करके हे भगवान करते हैं। वो कितना स्मार्ट होगा, उसको नहीं पता होगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप किस आधार पे मोक्ष की बात कर रहे हो, किस आधार पे आप निर्वाण की बात कर रहे हो, किस आधार पे आप भक्ति भाव की बात कर रहे हो, किस आधार पे आप अपने आप को सही बोल रहे हो, उसको नहीं पता होगा। हमें ऐसा लगता है कि उसको नहीं पता होगा, और अगर उसकी स्मार्टनेस की बात पे आई जाते हो तो सोच को तो देख लो ना, उसने आपको पास्ट का कंट्रोल भी दिया, प्रेजेंट का कंट्रोल भी दिया और फ्यूचर का कंट्रोल भी दिया, लेकिन हम तो कुछ संभाल ही नहीं पा रहे। किसने कहा गरीब का बच्चा बड़ा इंसान नहीं बन सकता, और किसने कहा अमीर का बच्चा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता? किसने कहा आप जैसे पैदा हुए हो वैसे ही रहोगे? हर पल तो बदल रहे हो, हर मिनट तो बदल रहे हो। वैसे ही थे क्या? आज वैसे ही हो क्या जैसे 5 साल में थे, 10 साल में थे, 15 साल में थे, 20 साल में थे? आज हम वैसे ही हैं क्या? किस उसने बताया हर मोमेंट पे कि बदलाव होंगे, बदलाव में रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी बदलेंगी। असल में उसकी तो बात ही नहीं है कहीं, स्वयं की बात है कि मैंने स्वयं की यात्रा में नक्शा ही नहीं बनाया कि मेरे को जाना कहाँ है, सोचा ही नहीं। किसी ने कहा जी आप इस धर्म से बिलोंग करते हो और मैं आपकी नैया पार लगाऊंगा, मैंने मान लिया जी हाँ यही गुरु जी कर देंगे जो कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, लगाओ जी पार। गुरु जी हो जाते हैं पार और हम समाधि बना के बाहर। यही करते आए हैं आज तक, आज तक यही होता है। कितनी समाधियां बन गई, कितने मस्जिद बन गए, कितने मंदिर बन गए, कितने गुरुद्वारे बन गए, निर्वाण किसको मिला? और जिन्होंने निर्वाण की बात करी, निर्वाण तक जो पहुंचे, वो कितने मुक्त थे? वो आपको अपना शरीर भी नहीं देके गए, वो आपकी आंखों के सामने अदृश्य हो गए और हम खुली आंखों से देखते ही रह गए। हम स्वयं की यात्रा में
स्वयं के मार्गदर्शक बनने की बजाय किसी दूसरे को मार्गदर्शक चुनते हैं कि वो मेरा मार्गदर्शक करेगा। क्यों? मैं खुद पे सवाल नहीं उठा सकता क्या? मैं स्वयं की जर्नी में खुद नहीं चल सकता क्या? मेरे पास क्या वो शक्ति नहीं है कि मैं सोच नहीं सकता? आज मैं सोच लूं कि मेरा भविष्य बहुत अच्छा है, तो इसमें बुराई क्या है? बुरे को ले पकड़ के बैठने में अच्छाई क्या है? आप सोच लो। पॉजिटिव विचार आपको क्या देता है? अनस्टेबिलिटी। आपने कहा कि मेरी सेहत बहुत अच्छी है, फिर कहोगे नहीं अभी तो घुटने में दर्द है, सेहत कैसे अच्छी है? अनस्टेबिलिटी। नेगेटिव विचार, घुटनों का दर्द कैसा है जी आपका? हाँ बस काम चल रहा है। स्टेबिलिटी है इस विचार के अंदर। स्टेबिलिटी दी किसने? दिमाग किसका? आपका। कंट्रोल किसका होना चाहिए? आपका। कंट्रोल कर कौन रहा है आपके दिमाग को? सामने वाला, कोई भी एक्स वाई जेड। आपकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार को बिठा क्यों नहीं सकते? स्मार्ट है वो। ना शब्द को मिटा गया। आपके दिमाग में ना शब्द आता ही नहीं है। आप कहो जी मैंने सारी जिंदगी अच्छे कर्म करे हैं, ठीक है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बोल के देखो। नहीं शब्द आपके दिमाग में लेता ही नहीं आपका दिमाग। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बोलो क्या होगा? उल्टा ही होगा ना। अगर हमें लगता है कि हमने लैंग्वेज बनाई, लैंग्वेजेस बनाई, धर्म बनाए, संस्कृतियां बनाई, समाज बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, सब कुछ बनाया और हमें लगता है कि हम उसको जीत लेंगे, इतना सा भी कंट्रोल नहीं है हमारे पास। जो स्वयं का नहीं है तो उसके कंट्रोल की बात कैसे करते हैं? उसको पाने की बात कैसे करते हैं? स्वयं का ही कंट्रोल नहीं है, जीरो कंट्रोल। और झूठ का बाजार, चारों तरफ झूठ का बाजार, चारों तरफ झूठ का बाजार। बिजनेस में अगर आप झूठ बोल देते हो, 10 की चीज 50 की बेच देते हो, दैट इज स्मार्टनेस। मनी रोटेशन करना एक स्मार्टनेस है कि आपने अपनी चीज को बेहतरीन तरीके से सेल किया, दैट इज नॉट झूठ। लेकिन जो आप डेली लाइफ में बाकी अपने रिश्तों में करते हो, अपने सराउंडिंग करते हो, औरत जितनी खूबसूरत होती है ना उतनी जल्दी ढलती है। क्यों ढलती है? क्योंकि वो ना, उसने अपने आप को एक दायरे में फिक्स कर लिया और वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। आदमी जितना तेज होता है ना उतनी जल्दी फंसता है, क्योंकि वो एक दायरे के अंदर कर लेता है अपने आप को फिक्स। जो भी व्यक्ति दायरे में है वो तालाब है, और तालाब लिमिटेड चीजों को ही रख सकता है। और तालाब कब सूख जाएगा, कब गंदा हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तालाब को गंदा करने के लिए एक आंधी काफी है। समंदर क्यों नहीं बन जाते? नदियां समाएंगी और नदियां खुद चल के आएंगी। समंदर क्यों नहीं बन जाते हम लोग? हम अपने आप को विशाल हृदय वाला इंसान क्यों नहीं बना लेते? हम अपने आप को भयमुक्त क्यों नहीं कर लेते? आप कहते हैं रिश्ते नाते किसी काम के नहीं होते। रिश्ते नाते सिर्फ इसी काम के होते हैं, आपकी शादी घर में तो 200-400 लोग आ जाएंगे, 2-4 फूफा मुंह फुला के बैठे रहेंगे, 2-4 जिनको कार्ड देना भूल गए वो नाराज होंगे, खाना खाएंगे और खाने के पैसे देके चले जाएंगे, 4 बात करेंगे, चले जाएंगे। ऐसे ही उसमें होता है, किसी की डेथ हो जाए तो आएंगे, घर जाके गंगा जल से स्नान करेंगे, चले जाएंगे, 4 बात करेंगे। तो रिश्ते नाते क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है, छोटा मोटा। और आपके पास क्या है उस सपोर्ट सिस्टम में खोने के लिए और पाने के लिए? सब कुछ झोंक देते हैं, मेरा 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 मेरा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। इतना फर्क पड़ जाता है छोटी से छोटी बात से। एक तो बाहरी रूप से शोषण हो रहा है समाज के अंदर, और आप किसका शोषण कर रहे हो? स्वयं का शोषण। छोटे छोटे रिश्तों में खोए रहना, खोए रहना, खोए रहना। झाड़ू पोछे के चक्कर में भारत के 20% बच्चे रोज पिटते हैं। पोछे पे पैर क्यों रख दिया? 20% घरों में इस बात पे कलेश होता होगा कि पोछे पे पैर क्यों रख दिया, मैंने इतनी मेहनत करके पोछा लगाया है। उसको पोछा लगाना सिखा दो जी, वो लगा लेगा, पोछा सीख जाएगा। क्वालिटी दे दो उसको, ये काम नहीं कर सकता, अच्छा मैं इससे पोछा लगवाऊंगी, मेरा बच्चा है मैं इससे पोछा लगवाऊंगी। फिर आपका बच्चा है तो उसने पोछे पे पैर रख दिया तो क्या हो गया? लेकिन 30% बच्चे डेली चपेट खाते होंगे इस बात के ऊपर और घरों में लड़ाइयां होती होंगी। मेरी लड़ाई के कारण
कितने छोटे होंगे, कभी सोचा आपने? मेरे जीवन में लड़ाई के कारण कितने छोटे-छोटे होंगे, जब इस बात पे विचार करोगे, आत्ममंथन करोगे, तब अंदर से एक जवाब आएगा, क्या रहा हूँ मैं अपने जीवन के अंदर? व्हाट आई एम डूइंग एग्ज़ैक्टली? लोग मुझे ही नहीं छोड़ रहे, आप फ्री में कैसे सिखा सकते हो? अरे सीख तो रहे हो, आप फ्री में क्यों सिखा रहे हो? मेरी मर्ज़ी? मैंने कहा, मेरी मर्ज़ी मैं फ्री में सिखाऊँगा। नहीं, आपको पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको क्या लेना-देना? लंगर बँट रहा है, तो लंगर खाओ। ये क्यों पूछ रहे हो कि लंगर का सामान कहाँ से आया? पेड़ से पूछोगे आम कहाँ से आया? पेड़ कहेगा वज़न हो रहा था मैंने उतार दिया, आप खा लो। हम अपनी दुनिया से ज़्यादा किसी दूसरे की दुनिया में हैं। अपने भीतर से ज़्यादा किसी दूसरे के अंदर है। अपने अंदर कब आएँगे? मेरी तबीयत तो खराब चल रही है, फिर भी मैं सारे काम कर रही हूँ। क्यों चल रही है आपकी तबीयत खराब? आपने ऐसा क्यों बोला? मैं ज़िंदा हूँ, स्वस्थ रहना मेरा अधिकार है। अगर कोई चीज़ एक्सीडेंटली आ गई है, तो करेक्ट भी करेंगे हम उसको। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या काँच के बर्तन आपके घर में टूटे नहीं क्या कभी? पहली रोटी बनाई तो जली नहीं क्या कभी? या सब कुछ वैसे परफेक्ट ही हुआ आपके जीवन में? अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ भी गई, तो हमने क्यों मरने-मराने की बातें कर दी? क्यों हमने मान लिया कि मैं खत्म हो गया अपने जीवन के अंदर? लाइफ है, प्राकृतिक हैं हम लोग, कुछ हो सकता है, पेड़ को दीमक नहीं लगती क्या? पेड़ ऑक्सीजन देनी बंद कर देगा। हम नेगेटिव विचारधारा के साथ जीना शुरू कर देते हैं अगर कोई हेल्थ इश्यू आ जाए। मैं ज़िंदा हूँ ये कम है क्या? और जिसने ये मान लिया कि मैं ज़िंदा हूँ ये कम है क्या, वो स्टीफन हॉकिंस बन गया। कितने साल वो ऐसे बैठा रहा कुर्सी के ऊपर, इस पोस्चर के अंदर। बेचारा ऐसे भी नहीं कर सकता था गर्दन, ऐसे ही बैठा रहा। लेकिन अपनी आँख से उसने क्या कर लिया? सिर्फ आँख ही तो थी उसके पास, जुबान भी नहीं थी। उसने अपनी आँख से अपने आप को ज़िंदा किया, कंप्यूटर के द्वारा बोलता था ना। अपनी आँख से उसने अपने दिमाग को जुबान को ज़िंदा किया और जुबान से क्या खोल दिया? ब्लैक होल। कहाँ बैठ के? एक बंद कमरे में, जहाँ पे आप हिल भी नहीं सकते। उससे कष्ट क्या हो सकता है? उस आदमी ने कुर्सी पे बैठे-बैठे ब्लैक होल खोज दिया और हमने ज़िंदगी बिता दी मंदिरों में प्रसाद चढ़ा-चढ़ा के और हम स्वयं की खोज नहीं कर पाए। इतना भी नहीं कि शुक्रिया कह दें हर रोज़। हर रोज़ शुक्रिया कहने का भी हमारे पास समय नहीं है। मैं भूल जाता हूँ, मेरी मेमोरी लो है। क्यों? साँस लेना तो नहीं भूले आप, खाना खाना तो नहीं भूले। आप भगवान को शुक्रिया मैंने कहा ही नहीं भगवान है, मैंने कहा प्राकृति है। शुक्रिया तो बोल के देखो, कितने प्राकृतिक होगे। मेरी प्रायोरिटी नहीं है ना। शुक्र है कोरोना का, जिसने बता दिया कि ईश्वर है, जिसने समझा दिया कि मैं हूँ और अब की बार महाभारत, रामायण नहीं होगी, युग चेंज नहीं होगा। अब की बार लॉकडाउन होंगे, घरों में बैठो अपने-अपने। पता लगे कितने ताकतवर इंसान हो। कुत्तों को तो कोरोना नहीं हुआ, घूमते रहे गली के अंदर। जानवरों को तो नहीं हुआ, जीव-जंतु घूमते रहे। क्या आवाज़ हो गई थी मौसम के अंदर चहकाने की। दिल्ली से चंडीगढ़ नज़र आने लग गया था लोगों को, पहाड़ नज़र आने लग गए थे। आसमान इतना साफ हो गया था। समझ में नहीं आया कि हम कितने मैले हैं और हमने कितना मैला किया हुआ है अपना एनवायरनमेंट। मेरे घर में तो पोछा लगे, लेकिन जिस समाज में मैं रहता हूँ, समाज में मेरी इज़्ज़त भी हो, लेकिन उसका वायुमंडल गंदा हो, पॉल्यूटेड हो। मैं साँस तो लूँगा लेकिन मैं पेड़ नहीं लगाऊँगा। मैं केजरीवाल को, दिल्ली को, पंजाब को, हरियाणा को गाली तो दूँगा कि जी वहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, वहाँ से पराली जल रही है, वहाँ से ये हो रहा है, लेकिन खुद कंट्रीब्यूशन नहीं करूँगा। खुद हिम्मत नहीं दिखाऊँगा। पहाड़ पे जाके ये तो कहूँगा कि एक फार्म हाउस होना चाहिए, घर होना चाहिए, जहाँ पे इतनी ग्रीनरी हो। लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ सुधार की बात नहीं करूँगा। मैं ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा स्वयं की, क्योंकि मैं स्वयं की यात्रा में नहीं हूँ। मैं तो यात्री हूँ, जो बैठ के तमाशा देख रहा हूँ, मूवी देखने आया हूँ इस जीवन के अंदर कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, वो कैसे करेगा, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है। दैट्स इट, दैट्स इट। और यहाँ फिर मैं नहीं हूँ। मैं स्वयं की यात्रा में हूँ ही नहीं और मैं कह रहा हूँ
कि मैं जिंदा इंसान हूं? मैं आपसे पूछता हूं, जिंदा है क्या हम? क्या हम जिंदा है? क्या आप पेड़ नहीं लगा सकते? मान लिया आप 10 लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हो कि पेड़ लगा लो। मैंने कहा कि मैं 25,000 पेड़ लगाता हूँ साल के। कैसे लगाता हूँ? मैं कुछ भी नहीं करता। मैं 5,000 आदमियों को ट्रेन करता हूँ जो 5 पेड़ लगाने हैं, वो लगा देते हैं, लग गए 25,000। पैसे थोड़ी लगे। पूछा मुझसे एक अधिकारी ने एक बार इनकम टैक्स के, जो आपने 25,000 पेड़ दिखाए हैं, कहाँ से लाए पैसे, फंड कहाँ से आया 25,000 पेड़ लगाने का? तो मैंने उसको एक यूट्यूब का लिंक दे दिया, ये लो जी। मैंने लोगों को जागरूक किया, लोगों ने लगाए और लोगों ने मेरे को फोटो भेज दी। अब क्या चाहिए? बिना पैसे के क्या मैं परोपकार नहीं कर सकता? बिना पैसे के क्या मैं प्रकृति में समर्पण नहीं कर सकता? मेरे पास है ना जुबान, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप क्यों इस बात को मान के बैठते हैं कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं एक संस्था बनाऊंगा? एनजीओ बनाना मेरा सपना था। ऐसा बोलते हैं लोग। संस्था बनाना मेरा सपना था, मैं समाज सेवा करना चाहता था, मेरा सपना था। हाँ, क्यों हो क्यों नहीं सकता? हर रोज क्यों नहीं हो सकता? मैं हर रोज जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार क्यों नहीं हूँ? मैं ना अपनी जिम्मेदारी उठाता, ना अपने समाज की जिम्मेदारी उठाता, ना मैं अपने रिश्तों में जिम्मेदारी उठाता। मैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी हूँ, जो मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, बस इतने में चिंता रहना चाहता हूँ। बाकी मेरा घर साफ हो, पड़ोसी के घर के आगे कूड़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर के बाहर पार्किंग मत लगा देना, इस बात पे भारत में कितने कलेश होते हैं कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों लगा दी? ये हमारी जगह है, ये तुम्हारी जगह है ना। ये जीवन नहीं हो सकता। दैट इज नॉट लाइफ। वी आर किलिंग अवर सेल्फ ईच एंड एवरी मोमेंट। खुद को खत्म करते जा रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन काया छूटती है उस दिन क्या कहते हैं? माफी। वो पंडित कहता है कि मैं शरीर में हूं, मैंने किताब में पढ़ा था और आपको बताया था कि स्वर्ग होता है, पर मैं शरीर में हूं, आपको लेके नहीं जा सकता वहां पे। अब आप चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता। हम पूछेंगे मरने के बाद, पंडित जी वो जो स्वर्ग बताया था वो कहाँ है, वो जो नर्क बताया था वो कहाँ है? पंडित जी कहेंगे मैं तो बात ही नहीं कर सकता। पंडित जी की रेंज ही नहीं है शरीर में भी रह के आत्मा से कैसे बात करेंगे? और आत्मा की रेंज नहीं है कि वो शरीर से कैसे बात करेगी फिर? और कहीं आपने पंगा ले लिया आत्मा रह के भी, तो बागेश्वर धाम वाले बाबा पीटेंगे आपको, भूत उतारा जाएगा। हम समझने को तैयार नहीं है कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाई आई एम देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ पावर आई हैव। मेरे पास क्या है पाने के लिए, मेरे पास क्या है खोने के लिए, मैं क्या कर सकता हूं? मेरा कोई विचारधारा नहीं है। अगर मैं हूं तो विचारधारा से हूं, और अगर मैं नहीं हूं तो मैं विचारधारा से नहीं हूं। जिंदगी से लेके एंड तक अपनी लाइफ के बारे में सोचना सिर्फ एक विचारधारा और एक मूवी मिलेगी, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलेगा। याद कीजिए अपने परिवार के किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपके बहुत करीब था और आज इस दुनिया में नहीं, आप उसको कैसे याद करोगे? एक मूवी तो बनेगी आपके दिमाग में और कुछ यादें आएंगी। उसके अलावा क्या? उसके अलावा क्या? जिंदा रहेगी तो क्या? मेरी विचारधारा। और विचारधारा में मैं कहा हूं? ये राष्ट्र और वो राष्ट्र, मेरा देश ये उसका देश वो, मेरा धर्म ये उसका धर्म वो, मैं ऐसा वो वैसा, कोई कम नहीं है। जिसको मौका मिलता है वो अपना काम करता है। पास्ट को उठा के देख लो, सिकंदर को क्या पीटा नहीं? सिकंदर ने इतने जुल्म करे, क्या सिकंदर पिटा नहीं कहीं पे? बहुत जगह पे पिटा है वो भी। अगर किसी ने कहा मुगलों ने भारत में इतना राज किया, तो महाराणा प्रताप ने क्या पीटा नहीं? पृथ्वीराज चौहान ने पीटा नहीं? लड़ाई तो दोनों ने ही लड़ी है ना यार, अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं सही और वो गलत? ये कहो दोनों ही गलत। ईगो की लड़ाई थी, ईगो की ही तो लड़ाई थी। और किस बात की लड़ाई थी? राजनीतिक मकसद, ईगो, फेम, इसकी तो लड़ाई थी।
आप और हम कहाँ उस लड़ाई में? हम थे किसी सेना का हिस्सा? नहीं थे। आज कहाँ बैठे हो उसके बारे में क्या सोचते हो? दूसरे को गाली तब दो जब खुद का घर शीशे का ना हो। अपने राष्ट्र की बात तब करो जब राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका हो। अपने शहर की बात तब करो जब आपके शहर के लिए आपने कुछ किया हो। अपने घर की बात तब करो जब आपने अपने घर के लिए खुद कुछ किया हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के थोड़ी बैठेंगे किसी के ऊपर, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। वी आर ए ह्यूमन। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के बैठ जाऊं कि मेरी तो आपसे शादी हो गई, अब आप मैं बच्चे पालूंगी और आप घर चलाओ, दैट इज रॉन्ग। मैं अपना काम करूंगी और आप अपना काम करोगे। एक दूसरे की फ्रीडम छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप सेल्फ अवेयरनेस से चलोगे तो आप कहीं भी रह के बदलाव कर सकते हो, कहीं भी बैठ के बदलाव कर सकते हो। बॉम्बे की एक लेडी ने हाउस वाइफ रहते रहते इतनी लड़कियों को बचाया अपने जीवन के अंदर, इतनी लड़कियों को बचाया कि जब वो 68 की हुई ना तब जाके पता लगा कि ये करती थी। क्यों नहीं कर सकते आप कुछ? और कुछ भी करने से पहले स्वयं के अंदर विचार और स्वयं के अंदर बदलाव क्यों नहीं करेंगे हम? जिस दिन मैंने कहा यात्रा स्वयं की है, उस दिन तो मामला बदल जाएगा। जहां मैंने कहा स्वयं की यात्रा है, तो स्वयं आ जाऊंगा, तो स्वयं तो अपना बुरा नहीं करूंगा और स्वयं किसी दूसरे का बुरा भी नहीं करूंगा। इंसान बुरा नहीं है कोई भी, बस वो स्वयं पे विचार ही नहीं कर रहा। स्वयं पे विचार कर लूंगा तो मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। आप करोगे किसी का बुरा? चाह के भी बुरा करोगे? नहीं करोगे। और अपना अपना बुरा करोगे? नहीं करोगे। लेकिन फिर क्यों नेगेटिव थॉट आते हैं हमारे अंदर? इसका मतलब मैं स्वयं नहीं हूं। फिर क्यों मैं दूसरे के बारे में बुरा बोलता हूँ? इसका मतलब मैं स्वयं नहीं हूं। फिर क्यों मैं दूसरे के प्रति अपनी विचारधारा खराब रखता हूँ कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए? इसका मतलब मैं स्वयं नहीं हूं। और अगर मैं स्वयं नहीं हूं तो फिर बात वही अटकती है आके, क्या मैं जिंदा हूं? मैं मशीन हूं या इंसान हूं? अगर मैं स्वयं नहीं हूं तो मैं हूं क्या? और जब मेरे को स्वयं में आना है तो कैसे आना है? आज भी कुछ नहीं बदला। आज ही बदल सकता हूं स्वयं को। जीना थोड़ी छोड़ दोगे आप। मैं आज कल का निर्माण कर सकता हूं। मैं कल परसों का निर्माण कर सकता हूं। मेरे आज से ही मेरा कल जन्म लेगा। मैं आज कल के गर्भ में हूं और कल मैं पास्ट के गर्भ में था। गर्भ में नहीं हो आप आज कल के, या कल कुछ अलग हो जाएगा? मेरा कल का जन्म मेरे आज से ही तो होगा। और गर्भ में रह के तो कोई भी गलती सुधारी जा सकती है। फिर ना पास्ट लाइफ चाहिए, ना प्रेजेंट लाइफ चाहिए, ना फ्यूचर लाइफ चाहिए, ना कोई साइकिक पावर चाहिए, ना कोई शक्ति चाहिए। गर्भ में रह के तो आप कुछ भी बदल सकते हो। मान लो मैं गर्भ में हूँ, गर्भ में आप इनोसेंट हो। गर्भ में ही प्राकृतिक का इमोशन आपके साथ कैसा है? एक माँ का इमोशन कैसा होता है जब बच्चा गर्भ में होता है? वो ना हिले तो माँ को टेंशन गर्भ के अंदर, वो गड़बड़ करे तो माँ को टेंशन, कोई दिक्कत हो तो माँ को टेंशन। आप अपने आज में रह के कल का निर्माण तो करो। जब उस वाइब्रेशन के साथ स्वयं को कनेक्ट करोगे तो प्रकृति हमारी माता पिता है, प्रकृति का हमारे साथ भरोसा कैसा होगा? वो हमारी केयर कैसे करेगी? मैं आज ही कह रहा हूं मैं बीमार हूं, तो कल क्या होऊंगा? मैं कल और बीमार हो जाऊंगा, परसों और ज्यादा बीमार हो जाऊंगा। मैं आज ही अपने आप को गोद में नहीं मान रहा। मैं आज ही अपने आप को ये मान रहा हूं कि मैं सब कुछ हूं। क्या हो? बताओ, कौन क्या रहा? बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। इतिहास के पन्नों के अलावा कुछ भी नहीं रहा और पन्ने भी कब तक रहेंगे ये भी नहीं पता। कुछ भी तो रहा हो। और जब कुछ रह नहीं सकता, ये मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। कोई शक्तिशाली, कोई बलशाली, कोई बुद्धिमान कौन रहा? ना रावण रहा, ना चाणक्य रहा। कोई तो रहा हो। एक एक कह रहा है दुनिया को जीत लूंगा, वो भी खाली हाथ जा रहा है अपनी इच्छा में लिखवा के। एक कह रहा है जी मैं
समाधि ले लूंगा वो भी खाली हाथ जा रहा है। अगर कुछ है तो अभी में है ना मेरे, अभी में, और कुछ है तो सिर्फ एक ही चीज कि मैं अनुभव कर पा रहा हूँ उन सब चीजों को, मैं जिंदा हूँ। और अगर मैं वो अनुभव कर पा रहा हूँ तो फिर मैंने जिंदा होते हुए भी खुद को मृत क्यों कर रखा है? मैं क्यों नहीं उठता, मैं क्यों नहीं जागता, मैं क्यों नहीं अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करता, मैं क्यों नहीं बदलाव के लिए पहल करता, और मैं क्यों निराश हो जाऊंगा? मेरा हर कॉम्पिटिटर, मेरा हर कॉम्पिटिटर मुझे माला थोड़ी पहनाएगा, मुझे गाली देगा ना कि भैया ये फ्री में सिखा रहा है, हमारे पेट पे लात मार रहा है, गाली देगा ना मुझे, ये प्यार करेगा मुझे? आप बताओ, मुझे प्यार, मैं उसकी गाली सुनूं या मैं आप 500 लोगों का आशीर्वाद लूं? यहाँ पे मैं आप लोगों का प्यार लूं? अगर मैं ये सोचूं कि वो मुझे गाली देगा और अपनी यात्रा को रोक दूं, तो और आप 500 मुझे छोड़ भी जाओ तो मैं 1000 और ढूंढ लूंगा। मैं अपने आप को रोकूं क्यों? मैं 2000 ढूंढ लूंगा, मैं 5000 ढूंढ लूंगा, मैं रुकूं क्यों? रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब है खुद को रोक रोक देना, मतलब स्वयं की यात्रा को रोक देना। जब समय बढ़ रहा है आगे, हर दिन मैं आगे जा रहा हूँ, तो मेरी यात्रा भी आगे जानी चाहिए, मेरे अनुभव भी आगे जाने चाहिए, और मैं कहीं ना कहीं अपनी जर्नी के अंदर एक कदम आगे सफर में जाना चाहिए। किसी मोमेंट में मृत्यु से सामना हो तो मैं बोलूं रुको, मेरे पास तुमसे भी बड़ा कुछ है, मेरे पास जीवन का एक ऐसा बेहतरीन अनुभव है जिसको देख के तुम्हें भी प्रसन्नता होगी, तुम भी कहोगे कि मैं तुम्हें जीवन देना चाहती हूँ। वो शब्द तो है ही नहीं, वो हिम्मत तो है ही नहीं कि मैं मृत्यु को ये बात बोल सकूं। जिस भी मोमेंट पे कहीं भी सामना हो, मेरी कॉन्शियसनेस जिंदा ही रहेगी, और अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूं तो मुझे प्राकृतिक नियमों के साथ चलना ही होगा। मुझे नहीं लगना चाहिए बुरा कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए कौन मुझे गाली देता है, मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए कौन मुझसे कितना प्यार करता है। मुझे फर्क पड़ना चाहिए तो सिर्फ एक बात से कि आप स्वयं की यात्रा में कहाँ हो। जो आप करना चाहते हो वो आप कर पा रहे हो, जैसे आप करना चाहते हो वो आप कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या रास्ते आप बना रहे हो? प्रकृति स्वयं स्वागत करती है, प्रकृति स्वयं स्वागत करती है। आप में से ऐसे कितने लोगों ने मेरे को कहा कि 10 साल से रेकी सीखने की बात कर रहे थे, 15 साल से रेकी सीखने की बात कर रहे थे, 5 साल पहले सीखी थी, प्रैक्टिस नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या प्रकृति ने हमें और आपको आमने सामने नहीं किया? क्या प्रकृति ने मुझे ऐसा नहीं बनाया कि भैया कमी मत छोड़ियो, जो बेस्ट हो सके, जो बेस्ट हो सके वो सर्व करना है? क्या प्रकृति ने आपको मुझे नहीं परोसा, या आप लोगों को प्रकृति ने मुझे नहीं सौंपा? क्यों मैंने मान लिया कि मेरी यात्रा में मेरा कोई मददगार नहीं है? आपकी यात्रा, आपकी जिस एनर्जी से बने हो वही एनर्जी आपको मार्गदर्शन करती है, वही एनर्जी आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन मैंने अपनी एनर्जी को नहीं पहचाना। माई एनर्जी सिंपल वन। भाई क्या कैसे दी तूने ये बात मुझे? तू होता कौन है मुझे कहने वाला? बस मेरी एनर्जी लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी बात, हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ भी डाले रखूंगा अपने दिमाग के अंदर। मेरी एक क्लाइंट के एक बार बाल उड़ गए कैंसर की कीमोथेरेपी के अंदर, और उन्होंने रोते हुए मेरे को फोटो भेजी, देखो क्या हो गया, डॉक्टर ने कहा तुम नहीं बचोगे और ये वो। मैंने बोला हो गया, करना क्या चाहते हो, अब क्या करना है नाउ? मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो मरने के अलावा कुछ बचा नहीं। आप कर सकते हो, आप दूसरों को मोटिवेट करो, जो आपके आसपास के बेड पे लोग लेटे हुए हैं वो मोटिवेट करने लगी। आज बाल बड़े सुंदर हैं और जिंदा भी है और मोटिवेशनल ट्रेनर भी है, और आपके बॉम्बे में ही है। कैसे नहीं कर सकते आप? जिस मोमेंट पे आपने मान लिया मैं मर गया, वहां तो आपका जन्म भी तो हो सकता है। जो मरता है उसी का तो जन्म होता है। शायद कुछ और मर गया और आप बच गए, और जो बच गया वो कोयले की खान में हीरा था।
प्रकृति में एक ही नियम है, डू और डाई, सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल। हर कोई आदमी सर्वाइवल के लिए भाग रहा है, राइट? सब सर्वाइवल के लिए भाग रहे हैं। आज अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए ना जिसमें ये बोल दिया जाए कि ईंटों से वायरस आता है, सब घर छोड़ के भाग जाएंगे, सब घर छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल, राइट? जंगल में शेर सामने आ जाएगा तो या तो डू और या डाई, या तो मार दोगे शेर को या फिर मर जाओगे। मृत्यु जब सामने होती है तो हम डू और डाई की सिचुएशन में होते हैं। जीवन जब सामने है तो हम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते? मेरे जीवन में मुझे नहीं पता कि जीवन कहाँ तक है, लेकिन मृत्यु निश्चित है, मेरी तैयारी क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं डू एंड डाई के मोड में रहता? मैं क्यों नहीं ये मान लेता कि इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल? तो मैं सर्वाइवल से तो ऊपर हूँ, मैं सर्वाइवल से बहुत ऊपर हूँ, और मेरे को अपने जीवन के लिए मटेरियलिस्टिक नहीं, नॉन मटेरियलिस्टिक होना जरूरी है। और भाव से, यहाँ से भाव बड़ा परिवर्तन कर देता है जीवन के अंदर। बुद्ध कोई भिक्षु नहीं थे, ओशो कोई संत नहीं थे, इनके आसपास कितने चेले होते थे। राजा से अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, उसके पास भाव मुक्त था ना वो आदमी। जो भाव मुक्त होगा उसके पीछे कितने चेले होते हैं। आज किसी भी गुरु को देख लो, उसके पास कितने चेले हैं। किसी भी संत को देख लो, चाहे वो कैसा ही हो। आज चलो जैन संत विहार करते हैं, ठीक है जी, आप लोग मटेरियलिस्टिक होकर उनके लिए क्या करते हैं? फैसिलिटियां क्रिएट नहीं करते, फैसिलिटियां क्रिएट। मेरे घर से भोजन जाएगा, स्वच्छ भोजन जाएगा, गुरु जी के लिए जा रहा है, सड़कों पे झाड़ू लगाना, सड़कें धो देना, गुरु के ऊपर फूल बरसाना, उसने त्याग कर दिया, वो भाव मुक्त हो गया, वो संत हो गया। और आप क्या कर रहे हो? क्या उसका जीवन कठिन हो गया? नहीं, उसका जीवन सरल हो गया, और आप सब लग गए उनकी सेवा करने में, उनका जीवन सरल हो गया। अगर उसने, वो व्यक्ति भाव मुक्त हुआ तो प्रकृति ने आपके बहुत बिजी शेड्यूल से आपको बाहर कर दिया, बोला जाओ खाना बनाओ उस व्यक्ति के लिए, वो मेरा मेहमान है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा बच्चा है। तब सब कुछ छोड़ जो सकता है वही बेहतरीन पा सकता है। जिसके अंदर छोड़ने की इच्छा नहीं ना, वो फंसा रहेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही कहता है कि भारी सामान छोड़ना पड़ेगा तभी प्लेन उड़ पाएगा, ठीक है जी। प्लेन बैलेंसिंग से ही उड़ता है, ग्रेविटी का यही नियम है। अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों को ट्रेंड किया जाता है कि अगर इसको छोड़ना पड़े ना तो छोड़ देना, मिशन नहीं रुकना चाहिए, और ऐसा ही होता है। इस इंजन को अलग करना पड़े तो कर देना, ऑक्सीजन कम पड़े तो एक आधा आदमी त्याग कर देना, मिशन नहीं रुकना। आगे बढ़ने के लिए पास्ट छोड़ना ही पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए बदलाव को अपनाना ही पड़ता है, और परिवर्तन स्वयं के भीतर करना ही पड़ता है। अब बताओ ओशो के पास कितनी लग्जरी थी, बुद्ध के आसपास कितने शिष्य? क्या बुद्ध खाना बनाते थे? कि शिष्य खाना बनाते थे ना। बुद्ध को क्या चीज थी ऐसी जो सर्व नहीं करी जाती थी? त्याग की भूमि में कागज में रह के आदमी राजा की तरह रहता है। सारे छोड़ दो, मैं तो बाबा हूं जी, झोला उठा के चल दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी गाड़ी में घूमते हैं? क्या जेब में पैसे हैं? त्याग कर दिया ना, मान लिया जी मैं तो समर्पण है मेरा तो जी। कहाँ है? कौन सी लग्जरी है जो नहीं है? और कौन सा फर्क पड़ जाता है? और कौन सी कामयाबी है जो नहीं है? सब वैसा ही तो बनना चाहते हैं, सब वैसा ही करना चाहते हैं, जो गाली 10 देंगे लेकिन बनना सब चाहेंगे। आज गाली देने वाला भी उसके साथ खड़े होकर, कांग्रेस का लीडर भी जब मोदी से मिलेगा ना तो फोटो जरूर खिंचवाएगा साथ में, और स्टेटस पे जरूर लगाएगा, भैया आप तो कांग्रेस के थे, उनके साथ मिलकर फोटो क्यों लगवा ली? अरे वो प्रधानमंत्री से मिला, वो ये दिखाएगा कि मेरी पहुंच प्रधानमंत्री तक है, राइट? ऐसा ही होता है। गाली भी देंगे और वैसा बनना भी चाहेंगे, लेकिन जो आदमी त्याग की भूमिका में होता है, प्रकृति परोस देती है उसको, ऐसा परोस देती है समझ में नहीं आता। मतलब इतना परोस देती है कि इस आदमी को अपने हाथ से चम्मच भी नहीं उठाना पड़ता। अगर त्याग ना किया होता तो घर पे गाली खा रहा होता। और त्याग करके वो आदमी कहाँ तक पहुंचा? मैंने कहा त्याग करो अपने अहंकार का,
अपनी ईगो का, अपनी बैड हैबिट्स का, और निर्माण की भूमिका में आ जाओ, प्रकृति स्वयं आपके साथ जुड़ेगी, स्वयं। लोग मुझे कहते हैं आप कैसे करते हो काम, मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हवा में भी हाथ हिलाऊंगा ना, पैसा आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस है। कमा लूंगा, कैसे भी कमा लूंगा, वो विश्वास है। भय मुक्त हो गया ना, जिस दिन पैसे से ऊपर उठा और कहा फ्री में करूंगा, उसी दिन भय मुक्त हो गया। और जैसे ही भय मुक्त हुआ, मेरे को कभी पैसे की कमी नहीं हुई। मुझे पैसे की कमी होती ही नहीं है। जिस भी शहर में जाता हूँ, खाली जेब जाता हूँ, नोट भर के आता हूँ, अपने आप काम हो जाते हैं। और पैसे किसी से मांगता नहीं, कभी भी ना, कोई डोनेशन लेता हूँ मैं, कुछ नहीं करता हूँ, फिर भी अपने आप हो जाता, काम आपका रुकता ही नहीं। ये तो भय है सिर्फ। नौकरी करने वालों को मैं, अपने साथियों को भी समझाता हूँ कि भाई बदल लो अपने आप को, नौकरी से बाहर आओ, अपने अंदर बदलाव लाओ। ये अलग जिंदगी जी रहे हो, भय मुक्त तो हो जाओ, तो देखो क्या होता है, क्या होगा। और नहीं तो शोषण करने वालों की कमी नहीं, शोषण हमेशा होंगे और होते रहेंगे। अगर मैं भय मुक्त हूं, तो मैं शोषण से भी भय मुक्त हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है उस मोमेंट पे। आज टर्की में कितना बड़ा भूकंप आया, 30-35 हजार आदमी मर गया। शुरू में सिंपैथी आई पब्लिक की, पूरी सिंपैथी आई, बचाओ बचाओ, एक दूसरे को बचाओ, राहत कार्य करो। 4 दिन के बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट 4 डेज के बाद सोना निकाल लिया। कुछ मलबा थोड़ी निकलेगा, और भी तो सामान निकलेंगे ना, लग्जरी निकलेगी, गोल्ड निकलेगा, जिसने जो जो छुपा रखा था, कैश निकलेगा। लूट लूट के भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे। छोड़ दो, टर्की बहुत दूर है। केदारनाथ में क्या हुआ था, बहुत पवित्र स्थान था, मर गए लोग एक दुर्घटना में। डेड बॉडियों से क्या गोल्ड नहीं उतारा गया? आदमी को आदमी से मतलब नहीं था, आदमी को किसी और चीज से मतलब था। कितने बाबे पकड़े थे केदारनाथ के अंदर पुलिस ने, जो डेड बॉडियों से गोल्ड उतार उतार के ले गए थे। डेड बॉडी से कोई मतलब था, आप बाबा थे ना, आप कर्म कांड करते बैठ के उसका, क्यों नहीं किया? आपने क्या किया? शोषण किया, डेड बॉडी का भी शोषण किया। ये भी नहीं जानते, भी नहीं थे कौन था क्या था वो आदमी, फिर भी शोषण किया। हमारी अंतर आत्मा में अगर एक बार झांक के देख लेना, तो यात्रा स्वयं की है। और सामाजिक मुझे बहुत बैलेंसिंग रहना है, उसमें मेरे सारे रिश्ते, सारे परिवार, सारी चीजें, मेरे भौतिक वर्ल्ड आ गया, वहां मुझे बैलेंस रहना है। और बैलेंस कैसे रहना है, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा भाव सबके लिए एक ही हो, सबका सम्मान एक ही हो। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। किसी में कमी निकालने से पहले मैं खुद के भीतर झांक लूं, मैं सही या गलत। उस वक्त जुबान से गाली नहीं निकलेगी, उस वक्त आप किसी को बुरा नहीं कह सकते। जब खुद के अंदर झांक लिया, तब कहो कि जी इसकी सरकार आनी चाहिए, उसकी सरकार आनी चाहिए, ये गोसिपिंग वो गोसिपिंग सब बंद, ताला। तब मैं मौन की शक्ति का भी अनुभव कर सकता हूँ, तब मैं अपने महानतम होने की शक्ति का भी अनुभव कर सकता हूँ, तब मैं स्वयं के साथ अपनी प्रकृति के संबंध को भी अनुभव कर सकता हूँ। और तब मैं अनुभव कर सकता हूँ स्वयं को, स्वयं की यात्रा के अंदर, जिस मोमेंट पे जिस मोमेंट पे मैंने स्वयं को स्वयं की यात्रा का डिक्लेयर कर दिया, और मैं मान गया कि ब्रेथ अल्टीमेट ट्रुथ है जीवन का, और मैं मार देना चाहता हूं, डेथ दे देना चाहता हूं उसको जो जिंदा ही नहीं था। और उसी में से निर्माण होगा, मेरा निर्माण, मेरी कॉन्शियसनेस का निर्माण। फिर मेरे को किसी बाबा को पैसे दे के थर्ड आई नहीं खुलवानी है, फिर मेरे को कोई शक्ति का लालच नहीं है, फिर मेरे जीवन के अंदर मेरे को डर नहीं है कि मेरे घर का वास्तु कैसा, मेरे जीवन में ये संकट और मेरे जीवन में वो संकट। भय तो डरा सकता है, मैं हो गया भय मुक्त, मैं हो गया भय मुक्त। मैं पिछले 7 साल से मेरी एक रूटीन है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और कहीं भी बाहर होऊंगा तो, घर से जब मैं शहर से बाहर होऊंगा तो मेरे पास उतने ही पैसे होंगे कि रास्ते में चाय पीने का मन किया तो चाय पी ली, नहीं तो खत्म। मेरा खुद का खर्चा जीरो है, जीरो। पैसे लेके ही नहीं घूमता जेब के अंदर, जीरो खर्चा, कोई खर्चा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। क्यों? जो कि गाड़ी में घूमता हूँ, आईफोन यूज करता हूँ,
अच्छे कपड़े डालता हूँ, अच्छे ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी किसी चीज से कोई प्यार नहीं है, किसी चीज से। उसी आईफोन में फोन नहीं उठाता मैं आपका। प्यार होता तो सारा दिन टिक 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 करता ना आपके साथ, नहीं उठाता, उठा ही नहीं पाता। प्रकृति इतना कुछ दे देती है, इतना कुछ दे देती है, इतना कुछ दे देती है कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको आपके महानतम होने का अनुभव अपने भीतर से ही आ जाए ना कि यस, मैं अपनी यात्रा में हूँ। बस इससे बड़ी, इसके आगे दुनिया की हर खुशी छोटी है, इसके आगे दुनिया की हर लग्जरी छोटी है, इसके आगे दुनिया की हर बात छोटी है। और फिर दुनिया को देखने का जो नजर है ना, वो अलग है, और जो नजरिया है वो अलग है। जिस दिन मैंने नजर और नजरिए को समझ लिया, उस दिन मैं सेल्फ में हूँ अपनी। नजर कहती है कि वो अमीर, मुझे भी अमीर होना है, और नजरिया कहता है कि अमीर लास्ट में मेरे पास ही आएगा, क्योंकि उसको पीस ऑफ माइंड कमाना है, और वो मैं ही बेचूंगा उसको। नजरिया ये भी बोलता है। मार्क जकरबर्ग नीम करोली बाबा के पास क्यों आया? स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के पास क्यों आया? बिल गेट्स नीम करोली बाबा के पास क्यों आया? सड़कें भी नहीं थी तब तो, रास्ते भी नहीं थे इतने अच्छे वहां पे, लेकिन ये क्यों आए? क्योंकि वो भी कुछ ढूंढ रहा है। इसका मतलब वो अधूरा है, और मैं उसको पूरा करने की शक्ति रखता हूँ। नजर और नजरिया देखोगे तो आप उससे ज्यादा अमीर हो, आप उससे ज्यादा फ्री हो। उसको दिक्कत है, कोई उसके ऊपर कोर्ट केस कर रहा है, कोई उसकी पुलिस कंप्लेंट कर रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, उसको अपनी रेस में बने रहने के लिए पता नहीं क्या क्या करना है। नजरिया कहता है कि वो अमीर है ना। आप ज्यादा अमीर हो, जहां बैठे हो वही अमीर हो, और अमीरी यहाँ पे है, मेरे दिमाग के अंदर है अमीरी। जिस दिन नजरिया समझ में आ जाए, नजर और नजरिए की एक ही प्रकाष्ठा है, एक ही व्याख्या है कि एक ही नजर से हम एक लड़की को बहन के रूप में देखेंगे, और एक ही लड़की को हम माँ के रूप से भी देखते हैं। एक ही लड़की को आप गर्लफ्रेंड की नजर से भी देखोगे, एक ही नजर से आप सबको देखते हो, है तो औरत ही ना, लेकिन नजरिए सबके अलग हैं। सेम लेडीज के ऊपर भी अप्लाई होता है। नजरिया अलग अलग है, नजर एक है। लेकिन जब मैंने एक को साध लिया ना, तो मैं सबको साध सकता हूँ। अगर एक बार धागा चढ़ा दिया ना, तो सारे मोती माला में ही रहने वाले हैं। एक बार मान लिया ना कि ये संसार मेरा ही है, और मैं इस संसार में, मेरा भी एक अस्तित्व है, और इस अस्तित्व में मेरी भूमिका में तो मैं सबसे आगे हूँ, तो फिर मेरा नजरिया अलग है। उस मोमेंट में पूरा संसार के संचालन में आप एक हिम्मत वाले इंसान हो, आप अपने महानतम होने का अनुभव करते हो, और वहीं आप स्वयं की यात्रा के अंदर स्वयं को महसूस कर पाते हो। जिंदा होने का मतलब है खुद को महसूस कर पाना। जिंदा होने का मतलब है एक ऐसी मेमोरी बन जाना जिसे कोई भुला ना सके, जिसे कोई मिटा ना सके। वो मेमोरी बनने के लिए स्वयं की यात्रा में आना पड़ेगा। कोई दूसरा आता है मुझे गुस्सा दिलवा जाता है, कोई दूसरा आता है मेरे को प्यार जता जाता है, कोई दूसरा आता है कुछ भी करके चला जाता है। मैं कहा हूं भैया, मेरा रोल क्या है? मेरा कोई रोल ही नहीं है। वो आएगा गुस्सा दिलवा जाएगा, वो आएगा कुछ बोल के चला जाएगा, मैं क्या करूंगा? मैं न्यूट्रल रहूंगा तो उसको गुस्सा आएगा, मैं शांत रहूंगा तो वो परेशान होगा। मेरे भीतर बदलाव होगा तो मेरे सराउंडिंग भी बदलाव होगा। दैट इज द स्टोरी। ओके जी, आज के लिए क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि अब हम जिंदा हैं, हम जिंदा हो रहे हैं, और हम मेकअप से मुंह धो रहे हैं। जीवन में जो मेकअप हमने लगाया हुआ है उसको हम उतार रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।